दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा इंतखाब की तैयारियां अभी से जोर शोर से शुरू हो चुकी है। फरवरी मार्च 2027 में होने वाले इस बड़े मुकाबले के लिए तमाम जमातें अपनी अपनी रणनीति बुन रही है, गोलबंदियां कर रही है और पुराने नए गठजोड़ों की अफवाहें भी जोरों पर है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है बहुजन समाज पार्टी की सरबराही मायावती, जो लंबे वक्त के बाद राजनीतिक मैदान में पूरी ताकत और जोश के साथ नजर आ रही है। उन्होंने हाल ही में लखनऊ में प्रेस वार्ता करके साफ साफ ऐलान कर दिया कि बसपा 2027 के चुनाव में किसी भी सियासी दल से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी और अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे 2007 में पूर्ण बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। दोस्तों, कई बार कुछ लोगों की तरफ से ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि बसपा समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से कोई समझौता कर सकती है, मगर मायावती ने इन तमाम बातों को साफ और बार बार फेक न्यूज और एआई से बनी झूठी खबर करार करते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये सब विरोधी दलों की साजिश है, जिनका मकसद बसपा के कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाना और दलित वोट बैंक को कमजोर करना है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से यहां तक कि 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर हुई बड़ी रैली में भी यही बात दोहराई थी। बसपा किसी से गठजोड़ नहीं करेगी, बल्कि बहुजन समाज को एकजुट करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इससे सपा और कांग्रेस दोनों को खासी टेंशन है, क्योंकि दोनों की नजर दलित तबके के वोट पर टिकी हुई है, खासतौर पर जाटव समाज पर, जो बसपा का कोर वोट बैंक रहा है। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के लुटियंस इलाके में मायावती को टाइप 8 का सबसे आलीशान और बड़ा बंगला अलॉट हुआ है, जो आम तौर पर कैबिनेट मंत्रियों को मिलता है। इस पर विपक्ष ने तुरंत हमला बोल दिया कि भाजपा से मिलीभगत का सबूत है ये। मायावती ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि यह बंगला उनकी सुरक्षा के मद्देनजर अलॉट किया गया। उन्होंने 2 जून 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड का पूरा जिक्र किया, जो आज भी उनके जहन में जिंदा है। उस वक्त बसपा ने मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन वापस लिया था। मायावती मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। सपा के कार्यकर्ता और विधायक गेस्ट हाउस को घेर लेते हैं। बसपा विधायकों को घसीटा गया, फायरिंग हुई, हवा में गोलियां चली और पुलिस पूरी तरह से खामोश रही, क्योंकि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद थे। उस वक्त उनकी जान को गंभीर खतरा था और भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी ने उनकी मदद की थी। दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, हमें बीच में रोक कर यह बताना पड़ रहा है। इस वाक्य को अगर आप पूरी तरह जानना चाहते हैं तो आप YouTube पेज पर पिछली वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। खैर दोस्तों, मायावती ने कहा कि उस घटना के बाद से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। कांग्रेस सरकार ने भी हाई लेवल सिक्योरिटी दी थी, लेकिन खतरा कभी कम नहीं हुआ, बल्कि सालों ब साल बढ़ता ही गया। पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पार्टी की मुखिया और लगातार जान के खतरे के चलते मोदी सरकार ने उन्हें ये टाइप 8 बंगला अलॉट कर दिया। पहले भी कई बार ऐसे बंगले मिले थे, मगर सिक्योरिटी की वजह से कुछ नहीं लिए या कुछ दिनों में छोड़ दिए। अब उचित बंगला मिला है तो इसे स्वीकार किया गया है। कोई संकीर्ण या गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये नैरेटिव मुख्य तौर पर सपा और कांग्रेस फैला रही है, क्योंकि दोनों दलित वोट को बांटना नहीं चाहते। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कुछ दलित वोट इंडिया गठबंधन को मिले थे, लेकिन अगर मायावती पूरी तरह सक्रिय रही और बसपा मजबूती से लड़ी तो ज्यादातर जाटव और दलित वोट वापस बसपा की ओर लौट आएंगे। इससे सपा और कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो तब सपा को पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का साथ मिला था, जिस वजह से 100 से ज्यादा सीटें आई। अब दोनों ही भाजपा के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लाकर पिछड़ा वोट लाने की कोशिश की गई, मगर वो नाकाम रही और मौर्य खुद भाजपा छोड़कर चले गए। सपा अब MY मुस्लिम यादव वोट बैंक तक सिमट गई। मुस्लिम वोट में सेंधमारी की आशंका बढ़ गई है। दोस्तों, अगर असदुद्दीन ओवैसी या AIMIM मैदान में उतरी या बसपा मजबूत रही तो सपा का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। और वही योगी आदित्यनाथ की 10 साल की हुकूमत में कानून और निजाम में जबरदस्त सुधार हुआ है। अपराधियों की कमर टूटी है, माफिया राज खत्म हुआ है, बिजली कुछ जगहों पर 24 घंटे मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे से ज्यादा बिजली आ रही है, गन्ना किसानों का भुगतान थोड़ा अब समय पर हो रहा है,
एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेजों में तब्दीली आई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। IIM लखनऊ की रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में 24 से 25 करोड़ दर्शनार्थी आए, जो वेटिकन 90 लाख और मक्का 2 करोड़ से कहीं ज्यादा है। काशी विश्वनाथ धाम की तरक्की का बड़ा निशान है। इसी साल जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, जिससे यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाले राज्य का दर्जा मिल जाएगा। दोस्तों, विपक्ष के पास तरक्की का कोई मॉडल नहीं है। सपा के दौर में माफिया राज था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग खुलेआम घूमते थे, और घूमते क्या थे, यही असल में हुकूमत चलाते थे। अब अवैध बूचड़खाने बंद हो चुके हैं, पशु चोरी रुक गई है, माफिया की आर्थिक रीढ़ टूट चुकी है। एक तरफ से कहें तो पीडीए फॉर्मूला सिर्फ जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने का हथकंडा था। ये जो बीजेपी ने लगातार कहा, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद असर कम हुआ। आरक्षण खत्म होने का डर अब खत्म हो चुका है, बल्कि स्वर्णों में नाराजगी है कि आरक्षण पर ज्यादा मेहरबानी हो रही है। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं बचा। सपा को उसकी सिर्फ मुस्लिम वोट बंटने से रोकने और मीडिया नैरेटिव गढ़ने की जरूरत है। अखिलेश यादव की पार्टी जमीन पर कमजोर है, सिर्फ कोर वोटर पर टिकी है। तो योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत और करिश्माई रहनुमा विपक्ष के सामने खड़ा है। जनता अब तरक्की, अमन चैन, बिजली, पानी, भुगतान, सुरक्षा जैसी हकीकत देख रही है। विपक्ष कितनी भी अफवाह फैलाए, कितनी भी सनातन विरोधी बयानबाजी करे या जाति बांटने की कोशिश करे, यूपी की आवाम किसी के बहकावे में नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। चुनाव तरक्की और विरासत बनाम माफिया राज और पुरानी सोच का मुकाबला है। बसपा की एकला चलो रणनीति से सियासी समीकरण और दिलचस्प हो गए। तो दोस्तों, ये तमाम बातें हैं जो हमने आपको बताई। ये हमारा राजनीतिक विश्लेषण था। आपको कैसा लगा और क्या देखने को मिल सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।